हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का कुमार दत्त स्वगर सफ़र में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का कुमार दत्त सफ़र में हार्दिक स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। पढ़ाई चल रही होगी आप सबों को सभी की। तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियाँ पिघाल कर बना ले शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल। तो दोस्तों, हम इसी कोटेशन के साथ हम आगे भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी में आगे हम बात करते हैं। और आप लोग इस चीज़ को ज़रूर मत भूलिएगा कि आप सभी लोग सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ये मुझे बोलना ना पड़े आप लोगों को बार बार, और मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का कि आप लोगों को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी दोस्त हैं आपके सभी, उनको सबको आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम क्या बात कर रहे थे? भूगोल की बात कर रहे थे, इंडियन ज्योग्राफी। भारत का भौतिक भूगोल के बारे में आज हमको बात करनी थी। ये फिजिकल ज्योग्राफी भारत का, इसके बारे में हम बात करें डिटेल में आज काफ़ी ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट है। आप लोग अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर आगे हम चलते हैं। चलिए, हम क्या बात कर रहे थे? भारत के भौतिक भूगोल। फिजिकल ज्योग्राफी की हम बात कर रहे थे कि इससे पहले हम पार्ट 1 में इसकी सीमाएं वगैरह, भारत की सीमाएं क्या क्या हैं, कौन कौन से राज्य हैं, क्या कर्क रेखा कैसे जाती है, आपका ऐसा 23.5 डिग्री जो है वो कैसे, कहाँ कहाँ राज्यों से, 8 राज्यों से कैसे जाती है पश्चिम से पूरब दिशा में, इसके बारे में हमने बात किया। उसके बाद 82.5 डिग्री जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। उनसे दूरी जीएमटी से भी उनकी क्या डिफरेंसेस हैं, कितना समय का अंतर है, वो सब सारा कुछ चीज़ें हम बात कर चुके हैं। इससे पहले भारत के भूगोल के परिचय में हमने काफ़ी कुछ बात किया है। तो आज हम भारत के भौतिक भूगोल के बारे में बात करते हैं। और भौतिक भूगोल के परिचय से पहले हम बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका विकास कैसे हुआ। क्या चीज़ बात करेंगे हम? भारतीय भूगोल की उत्पत्ति और विकास के बारे में हम बात करेंगे। वह विकास, भारतीय भूगोल की उत्पत्ति व विकास के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग जैसे कुछ लोग तो बेसिक चीज़ें जानते होंगे कॉन्सेप्ट, मगर मेरा यहाँ पे कर्तव्य है मैं आप सभी को बताऊँ जीरो लेवल से। तो आप ये समझ लीजिए कि जो शुरुआती उत्पत्ति जब पृथ्वी की हुई थी, तब ये एक, मान लीजिए एक पिंड, उस समय तो एक जिसे जियोड कहा जाता है, ओरिजिनल जो अर्थ होता है जियोड बोला जाता है। पृथ्वी की जो आकार था जियोड, जिसको कुछ लोग अंडाकार भी कहते हैं, कहीं कहीं अंडाकार भी लिखा जाएगा। वैसे जो ओरिजिनल है वो तो पृथव्याकार या जियोड, इंग्लिश में जियोड बोला जाता है, जियोड के आकार का था। तो इसी में हम जैसे भारतीय उपमहाद्वीप की उत्पत्ति और विकास के बारे में, तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका अंगारा लैंड। इसे यूरोपी लारेंसिया भी कहा जाता है। और ये एक प्लेट है, अंगारा लैंड प्लेट, और लारेंसिया प्लेट भी इसे कहा जाता है। और नीचे आपका जो है ये है आपका गोंडवाना लैंड। तो ये 2 प्लेटें थीं।
और इसे इस जो बाकी जो क्षेत्र है ये चारों ओर, इसे पैंथालासा कहा जाता था। इसे पैंथालासा कहा जाता था। ओके दोस्तों, और इसे इन दोनों भूमियों को, ये जो प्लेटें थीं, इन्हें टोटल पैंजिया कहा जाता था। पैंजिया, स्थल भाग को पैंजिया कहा जाता था। पैंजिया क्या था? स्थल भाग था। और पैंथालासा जो सागरी भाग था, पानी वाला जो जलीय भाग था, उसे पैंथालासा कहा जाता था। इसे पैंथालासा कहा जाता था। तो अब आप देखेंगे हमारा, और जो बीच वाला ये पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, इसे टेथिस सागर कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? टेथिस सागर। इसे टेथिस सागर कहा जाता था। ओके दोस्तों, और टेथिस सागर ये क्या था? ये एक भूसन्नति थी। टेथिस सागर क्या था? एक भूसन्नति। अब भूसन्नति क्या होती है? जो भाग छिछला हो, सकरा हो तथा अवसादों की मात्रा अधिक थी। इसमें क्या था? छिछला भाग था, ये छिछला भाग था, शकरा था और अवसादों की मात्रा अधिक थी। अवसादों की मात्रा यहाँ पे अधिक थी। इसे क्या कहा जाता था? भूसन्नी। टेथिस भूसन्निधि भी कहा जाता था, टेथिस सागर भी कहा जाता था। ये जो है ओरिजिनल आज भी हमारा, इसका लोकेशन कहाँ पर था? जहाँ पे आज हम हमारे हिमालय की उत्पत्ति हुई है। और इसी सागर का आज जो रूप है, जो आपका जम्मू कश्मीर में जो झील है, जो नदी है आपको, झेलम नदी, वही है। इसका जो बचा हुआ आप पार्ट है, आज भी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। तो ये आपका हो गया। हम आगे बात करते हैं इसके आगे। हम आगे दोस्तों बात करते हैं। हमने बात क्या की यहाँ पे? ये आपका अंगारा लैंड हो गया और ये गोंडवाना लैंड हो गया। गोंडवाना, अंगारा लैंड हो गया। इसकी उत्पत्ति की हम बात करते हैं। इसका विखंडन कैसे हुआ? कार्बोनिफेरस युग के अंत में एवं पर्मियन युग के प्रारंभ में इस पैंजिया का जो स्थल भाग था, ये पैंजिया था, इस पैंजिया का विखंडन होता है। क्या होता है? कार्बोनिफेरस युग के अंत में वह पर्मियन युग के प्रारंभ में पैंजिया का क्या होता है दोस्तों? विखंडन होता है। पैंजिया का विखंडन होता है। इस पैंजिया के विखंडन के साथ साथ क्या होता है? गोंडवाना लैंड का भी विखंडन होता है। इसका बाद पैंजिया का विखंडन के साथ साथ क्या होता है? इसके साथ साथ ही गोंडवाना लैंड का विखंडन होता है। इसके साथ साथ ही गोंडवाना लैंड का विखंडन होता है। और इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है कि दक्षिण गोलार्ध में, इसका परिणाम ये होता है कि प्रायद्वीप भारत की उत्पत्ति होती है। प्रायद्वीप भारत की उत्पत्ति होती है। इसी का परिणाम है कि दक्षिण गोलार्ध में अवस्थित है। ओके दोस्तों, यही है। और ये गोंडवाना लैंड दक्षिण में है। यहीं पे क्या होता है? भारतीय उपमहाद्वीप की उत्पत्ति होती है। यहीं पे आपका भारतीय उपमहाद्वीप की उत्पत्ति होती है। यही जो है आपको धीरे धीरे, जब मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि ये मेडागास्कर अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप जुड़ा हुआ था यहाँ पे, और धीरे धीरे ये आज भी अग्रसर है नॉर्थ ईस्ट की तरफ।
और ये धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीप मेडागास्कर से अलग होकर ये धीरे धीरे आज को आप कहाँ पहुँच गया है, उत्तर ईस्ट और नॉर्थ के बीच में ये बढ़ता जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आज भी भारतीय उपमहाद्वीप। तो हम इसके आगे बात करते हैं। कुछ हमने क्या बात की कि यहाँ पे दक्षिण गोलार्ध में पहले आपका भारतीय उपमहाद्वीप थी, तो दक्षिण गोलार्ध में यहाँ पे क्या हुआ, विवर्तनिक हलचल हुआ। विवर्तनिक हलचल के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वही कार्बोनिफेरस युग में विवर्तनिक हलचल जो हुआ था उसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ये धीरे धीरे उत्तर पूर्व की तरफ अग्रसित हो गया, उत्तर पूर्व की ओर अग्रसित हो गया और आज जाके ये आपके उत्तर के पूर्व की ओर अवस्थित है। और आज भी ये गतिशील है, ये परिस्थितियाँ आज भी गतिशील है। भारतीय विवर्तन आगे की ओर गतिशील है। और इसमें जो भारतीय प्लेट है इसमें क्या क्या आता है, देखिए इसमें जो है आपका ये भारतीय हो गया, भारतीय प्लेट हो गया एक प्रकार से एग्जाम्पल। तो इसमें क्या क्या प्लेट में आता है, अरब सागर आता है, अरब सागर का पार्ट आता है, बंगाल की खाड़ी का पार्ट आता है और यहाँ पे ये हिंद महासागर, ये भारतीय प्लेट के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो अब यहीं पे हम आगे देखते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, ये भारतीय प्लेट है, ये आपका भारतीय प्लेट हो गया, ये आपका भारतीय प्लेट हो गया, ये भारतीय प्लेट हो गया आपका। और यहाँ से ये एक यूरेशियाई प्लेट, यहाँ पे एक यूरेशियाई प्लेट है कोई, जो हमने गोंडवाना लैंड की बात की थी, इससे क्या होता है, जाके टकराती है। भारतीय प्लेट आगे की ओर अग्रसर है उत्तर पूर्व की ओर, ये जाके यूरेशियाई प्लेट से टकराती है, इससे टकराती है और इसका अभिसरण होता है। इन दोनों के मध्य क्या होता है, अभिसरण होता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, टेथिस सागर के अवसादों का संकुचन एवं उत्थान होता है। टेथिस सागर जो है यहाँ पे बीच में क्या था, मैंने बताया था पहले से, यहाँ पे बीच में टेथिस सागर था। तो टेथिस सागर के अवसादों में संकुचन व उत्थान होता है, ऊपर की ओर उठते हैं। मान लीजिए ये दो प्लेटें हैं, हमने एज ए इमेजिन किया, ये मान लीजिए आपकी एक प्लेट हो गई। ओके दोस्तों, और ये एक दूसरी प्लेट आ रही है, इससे टकरा रही है और ये अभिसरित हो रही है। क्या हो रही है, अभिसरण हो रहा है इसका, ये इसका क्या हो रहा है, अभिसरण हो रहा है। अभिसरण के इसके बीच में क्या है, टेथिस सागर है, टेथिस सागर। तो टेथिस सागर में अवसाद है। टेथिस सागर क्या भूसन्नति है, मैंने बताया था, पतला छिछला और जिसमें अवसादों की मात्रा अधिक है। जब टकराएगा ये अभिसरित होगी ऐसे जाकर, तो नीचे की ओर जाएगा, पहले सारा नीचे की ओर अभिसरण होगा भारतीय प्लेट का, उसके बाद ये अवसाद के रूप में ऊपर होगा, पहले संकुचित होगी फिर बाद इसका उत्थान होना शुरू करेगा और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, नवीन वलित पर्वतों का निर्माण होगा, नवीन वलित पर्वत का निर्माण होगा। और जिन नवीन वलित पर्वत का निर्माण हुआ यहाँ पे, उसका नाम हिमालय, महान हिमालय जी हो गया। यहाँ पे नवीन वलित पर्वत का निर्माण हुआ। ये नवीन वलित पर्वत क्या है, किससे बना हुआ, ये अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। अवसादी चट्टानों, साथ ही क्या है, भारतीय प्लेट का क्षेपण यूरेशियाई प्लेट के नीचे हुआ है। भारतीय प्लेट का क्षेपण जो होता है, अभिसरण जो हुआ है, इससे पहले मैंने बताया भारतीय प्लेट का क्षेपण अभिसरण जो हुआ है वो यूरेशियाई प्लेट के नीचे हुआ है।
क्योंकि भारत, इसका रीज़न क्या है, क्यों हुआ भारतीय प्लेट का? क्योंकि भारतीय प्लेट जो है, इसका रीज़न क्या है, कारण कि क्यों इसका क्षेपण भारतीय प्लेट का क्यों ना यूरेशियाई प्लेट का क्षेपण हो गया? भारतीय प्लेट का क्या हुआ है, घनत्व तो अधिक है, घनत्व तो अधिक है, और आपकी यूरेशियाई प्लेट का क्या है, घनत्व तो कम है। इसलिए घनत्व तो इसका कम है, और जब घनत्व इसका अधिक अधिक होगा तो भार भी अधिक होगा। जब घनत्व अधिक होगा दोस्तों तो भार अधिक होगा, और जब यूरेशियाई प्लेट का घनत्व कम है, यहाँ पे घनत्व कम है, तो इसका भार भी कम होगा। भार क्या होगा, इसका कम होगा, इसलिए आपका अभी इसका अभिसरण होता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ, हिमालय की उत्पत्ति हो चुकी है। अब हम उच्चावच के बारे में थोड़ा बात करते हैं। उच्चावच क्या होता है, इसके बारे में भी आप सबसे पहले जान लीजिए। उच्चावच का है, विभिन्न प्रकार के जो स्थलाकृतियाँ होती हैं, विभिन्न प्रकार के ऊंचाई के आधार पर स्थलाकृतियाँ जो होती हैं, उन्हें उच्चावच कहा जाता है। क्या विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियाँ, विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ जो विभिन्न ऊंचाई की होती हैं, उन्हें उच्चावच कहते हैं। ये इसलिए इस प्रकृतियों को हम कई भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे प्राथमिक उच्चावच कौन कौन होते हैं, प्राथमिक उच्चावच, द्वितीयक उच्चावक और तृतीयक उच्चावक, ये 3 भागों में डिवाइड किया गया। तो प्राथमिक उच्चावच में कौन आता है, महाद्वीप और महासागर आते हैं, महाद्वीप व महासागर। महाद्वीप व महासागर आते हैं। दूसरे में कौन कौन आते हैं, पठार हो गया, जैसे पर्वत हो गया, मैदान हो गया। ओके दोस्तों, और तीसरे में क्या होते हैं, नदी व झीलें। ये तीसरे प्रकार के उच्चावच होते हैं। तो उच्चावच का होता है विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ ऊंचाई के आधार पर जो बनती हैं, उन्हें उच्चावच कहा जाता है। ये इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया, प्राथमिक उच्चावच, द्वितीय उच्चावच और तृतीय प्रकार के उच्चावच। तो प्राथमिक उच्चावच में महाद्वीप और महासागर हो गए, द्वितीय में पठार पर्वत मैदान हो गया, और तृतीय में नदी और झीलें हो गई। आगे हम चलते हैं। संपूर्ण भारतीय भूभाग पर विभिन्न द्वितीय प्रकार के उच्चावच वाली स्थलाकृतियाँ अवस्थित हैं। जो भारत में है, संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में जो है द्वितीय प्रकार की स्थलाकृतियाँ ज़्यादा दिखाई देती हैं। जैसे पर्वत, पठार, मैदान, इनकी हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा कितना पाया जाता है, तो द्वितीय प्रकार की स्थलाकृतियाँ। द्वितीय प्रकार की स्थलाकृतियाँ की हम बात करते हैं कि कितना भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। जैसे 10% जो है, 10.6% जो है हमारा, ये पर्वत पाया जाता है भारतीय उपमहाद्वीप में। संपूर्ण भारतीय भूभाग में 10.6% पर्वत पाए जाते हैं, और इसमें दूसरा क्या है, पहाड़ी कितना पाए जाते हैं, पहाड़ी जो है 18.5% पाए जाते हैं। कितना दोस्तों, 18.5%। उसके बाद पठार जो है, ये द्वितीय प्रकार के सब स्थलाकृतियाँ हैं, इसमें 27.7% पाए जाते हैं। और उसके बाद तीसरा आपका हो गया मैदान। मैदान कितना पाया जाता है, 43.2%, 43.2%। तो ये द्वितीय प्रकार की स्थलाकृतियाँ, इनके बारे में अपने जानकारी रख लीजिए। और संपूर्ण भारतीय भूभाग का जो संपूर्ण पृथ्वी का भूभाग कितना है, 2.4%। और इसका क्षेत्रफल आपको बता ही चुका हूँ, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये आप एक मोबाइल नंबर जैसे आप याद करते हैं, वैसे ही याद कर लीजिए इसको। ये आपको छोटे छोटे एग्जामों में पूछ लेता है। ओके दोस्तों, हम आगे बात करते हैं। भारत का भौतिक विभाजन करते हैं। भारत का भौतिक विभाजन 4 प्रकार से होता है।
भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन इसकी बात करते हैं हम। भारत का भौतिक विभाजन अब करते हैं, वो तो बेसिक चीज़ें सब पता चल गई। अब भौतिक विभाजन 4 प्रकार से होता है। पहला क्या होता है, ये होता है उत्तर एवं उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेश हो गए, उत्तर व उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेश हो गए। सेकंड क्या आता है, उत्तर का विशाल मैदान, जो गंगा का मैदान वगैरह, जो नदियों का मैदान है, ये आपका पंजाब से लेके सप्त सिंधु प्रदेश को लेकर ये पूरा आपका जो भी है, इसे उत्तर का विशाल मैदान कहा जाता है, जिसमें पंजाब का जो है जिसमें गंगा का परिवहन क्षेत्र अधिक है, अभिवहन क्षेत्र अधिक है। ये क्या हो गया, उत्तर का विशाल मैदान। सॉरी दोस्तों, इसको देखिएगा आप लोग, मैदान गलत लिख दिया मैंने, करेक्ट कर लीजिएगा। और तीसरा क्या है आपका, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। और चौथा क्या है, तटीय प्रदेश एवं, चौथे पार्ट में क्या आता है, तटीय प्रदेश, तटीय प्रदेश व द्वीपीय क्षेत्र, तटीय प्रदेश व द्वीपीय क्षेत्र आते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने क्या बताया आपका, भौतिक प्रदेशों के बारे में बताया। भौतिक प्रदेश को, भारत के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में डिवाइड किया गया। तो वो कौन सा है, उत्तर पूर्व का, उत्तर और उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश, तो ये हो गया उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश, ये उत्तर का, और उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश ये हो गया। ये दोनों एक साथ इसको पढ़ा जाता है, उत्तर का, उत्तर पूर्व का प्रदेश। और दूसरा का बताया गया उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान ये हो गया आपका, हो गया दोस्तों। सिंधु गंगा का मैदान जो होता है, सिंधु और गंगा का मैदान, ये उत्तर का विशाल मैदान हो गया। और तृतीय हमने क्या बोला, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार ये पूरा जो होता है आपका प्रायद्वीपीय पठार, जिसमें उच्च भूमि प्रदेश आता है, उच्च भूमि प्रदेश और दक्कन का पठार वगैरह सारा कुछ आता है। ओके दोस्तों, उसके बाद हमने क्या बोला, तटीय प्रदेश व द्वीपीय क्षेत्र। तो तटीय प्रदेश क्या हो गया, ये समुद्र के तट वाला क्षेत्र जो है, इसको ये तटीय प्रदेश हो गया, पश्चिमी तटीय प्रदेश और पूर्वी तटीय प्रदेश, 2 भागों में डिवाइड हो जाता है बाद में पढ़ते वक्त। और आपका द्वीपीय क्षेत्र ये हो गया अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप वाला पार्ट हो गया। ओके दोस्तों, ये आपने अच्छे से देख लिया। अब इसके एक एक पार्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, उत्तर पर्वतीय प्रदेश। तो आप फिजिकल ज्योग्राफी में उत्तर पर्वतीय प्रदेश के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। चलिए हम उत्तर पर्वतीय प्रदेश के बारे में बात करते हैं। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, हमने क्या बताया, 2 चीज़ें हैं, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश, तो ये जो पर्वतीय प्रदेश है इसको 2 भागों में, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश, इन दोनों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बारे में हम देखते हैं। इसका सामान्य परिचय हो जाएगा हमारा, और दूसरा क्या हो जाएगा, इसका निर्माण कैसे हुआ। निर्माण तो हम बता ही चुके हैं, निर्माण अब बताने की जरूरत नहीं है। अंगारा और गोंडवाना लैंड के अभिसरण से टेटी सागर के मलबे में मोड़ आता है, मलबे में मोड़ आता है, और उसके साथ ही उसके जो अवसाद होते हैं उससे नवीन मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है, जो आपका हिमालय कहलाता है। हिमालय वाला पार्ट जो हो जाएगा पूरा, वही उसी में आता है। इसका वर्गीकरण भी हम देखेंगे, नदियों के आधार पर वर्गीकरण इसका होता है। इसके महत्व क्या क्या हैं, महत्व को भी देखेंगे। ओके दोस्तों, अब जैसे महत्व में क्या क्या हो जाएगा आपका, इसका आर्थिक महत्व क्या है। उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेशों का आर्थिक महत्व क्या है, हिमालय को एक समय कहा जाता था कि ये अभेद्य सीमा है, जिसको भेदा नहीं जा सकता था, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई है इसकी, 8,848 हम लोग समथिंग किलोमीटर थी, बस मीटर थी इसकी ऊंचाई, तो इसको भेदा नहीं जा सकता था।
और फिर उसके बाद समय के अनुसार टेक्नोलॉजियाँ बढ़ती जाती हैं तो भेदा तो जा ही सकता है। अब ऐसा कुछ नहीं है, एक समय था कि नहीं भेदा जा सकता जब टेक्नोलॉजियाँ नहीं थी। अब तो चाइना को देख लीजिए, आपको कहाँ अरुणाचल प्रदेश में कहीं घुस जाता है, कहीं आपके लद्दाख वाले में पार्ट में घुस जाता है, कहीं कभी भी दावा करने लगता है। तो चैलेंजेस तो आजकल हैं। और फिर दूसरा हम क्या करेंगे, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व क्या है यहाँ की क्या क्या रीति रिवाजें हैं, कैसे कैसे चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। पर्यावरणीय क्या महत्व है, पर्यावरण से कितना, ये आपका क्या होता है, हॉट स्पॉट क्षेत्रों में आता है, हिमालय का क्षेत्र आपको पता ही होगा। फिर बात सामरिक महत्व, सामरिक महत्व मतलब देश की सुरक्षा को लेकर जो मैंने कहा अभी वो चीज़ें हो गई। तो हम आगे इसके बाद बात करते हैं। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं। परिचय क्या है कि ये आपका भारत हो गया, देखो इमेज सही से बन भी नहीं सकता है मेरे से, तो मैंने एक जनरल सा इमेज बना दिया, अभी फिर से बनाऊंगा, एक जगह काफ़ी कम हो गई यहाँ पे। तो आप ये समझ लीजिए ये हिमालय है, ये हिमालय का पार्ट हो गया। ये उत्तर आपका नॉर्थ उत्तर पश्चिम से लेकर पूरब उत्तर पूरब की तरफ ये है। इसका अर्ध चंद्राकार आकृति में, कैसे है अर्ध चंद्राकार, अर्धचंद्राकार आकृति में है। ओके, तो ये आपका हिमालय हुआ। हिमालय का विस्तार क्या है, उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की तरफ अर्धचंद्राकार आकृति में इसका विस्तार है। इसका जो है लंबाई कितनी है, लंबाई है आपका 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है आपकी 150 से 450 किलोमीटर। ये सब चीज़ें आपको छोटे छोटे एग्जामों में पूछ लेता है। फिर आप इसकी हम आगे की बात करते हैं, इसकी विशेषताएं और कुछ भी हैं, जैसे अर्धचंद्राकार, इसे आप तलवार नुमाकार भी कहा जा सकता है, चापाकार भी कहा जाता है। पूछ लेता है कैसी आकृति है, चापाकार भी है, ऑप्शन में आ जाता है। अर्धचंद्राकार, तलवार नुमा, इसमें क्या है, पूरब में इसकी चौड़ाई कम है और ऊंचाई अधिक हो गई है। पूरब में जैसे जैसे हम पूरब की ओर आते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर, ये जैसे जैसे हम लोग यहाँ से पश्चिम से पूरब की ओर अग्रसर चलते, मान लीजिए पूरब से हम पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं, तो वैसे वैसे इसकी चौड़ाई कम होती जाती है, सीधा पूरब की तरफ चौड़ाई कम होती जाती है और इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। यहाँ पे चौड़ाई कम होती जाती है और इसकी ऊंचाई क्या होती है, बढ़ती जाती है। और पश्चिम की तरफ क्या है, इसकी चौड़ाई अधिक है, चौड़ाई क्या है, अधिक है, और इसकी ऊंचाई जो है वो कम है। ओके दोस्तों, और फिर उसके बाद आप नेपाल वाले जब पार्ट में आते हैं, देखते हैं कि एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जाती है। और पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक, ऊंचाई कम होती है। पश्चिम इसकी क्या होती है, चौड़ाई अधिक और ऊंचाई कम होती है। ये मैंने बता ही दिया है आपको सारी चीज़। और इसके निर्माण के बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि हिमालय का निर्माण कैसा हुआ है। ये मान लीजिए ये भारत का ये हो गया, ये हिमालय वाला पार्ट है, तो इसको प्लेट विवर्तनी के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। कि जैसे जैसे ये उत्तर पूर्व की ओर अग्रसर, उधर से यूरेशियाई प्लेट थी, इसमें टकराव होता है और इसके बाद दबाव बढ़ता है, दबाव बढ़ता है। उसके बाद क्या होता है, इसके अवसाद, तैतीस सागर बीच में होता है, उसके अवसाद अधिक होता है, उसके अवसादों में दबाव बढ़ता है। उसके बाद उत्थान होता है जिससे पर्वतों का निर्माण होता है। इसमें क्या हुआ
कि इसके जो तैतीस सागर के पर्वतों से, तैतीस सागर के मलबे से जो निर्माण हुआ औषाधी चट्टान, अर्थात क्या हुआ कि जो हिमालय में है वो औषाधी चट्टानें हैं ऊपरी भागों में, और निचली भागों में, आंतरिक भागों में भूगर्भिक, आंतरिक भागों या भूगर्भिक भागों में कौन सा है, आग्नेय चट्टानें होंगी, आग्नेय चट्टानें। और जो ऊपर होगा, ऊपरी भागों में होगा वो क्या होगा, औषाधी चट्टानें होगी, और जो आंतरिक भागों में होगी वो आग्नेय चट्टानें होंगी। अब फिर हम आगे चलते हैं, ये पश्चिम के हिमालय का वर्गीकरण करते हैं। पश्चिम के हिमालय का वर्गीकरण करते हैं। हमने अभी आपको बताया था पश्चिम के हिमालय का वर्गीकरण कि मतलब कैसे कैसे महत्व वगैरह उसकी जानना है, ये सब कुछ। तो इसमें क्या हुआ, जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ, इसमें ट्रांस हिमालय हो जाएगा पहला, ट्रांस हिमालय हो गया। उसके बाद क्या हुआ, वृहद हिमालय हो गया, वृहद हिमालय हुआ। उसके बाद लघु हिमालय हो जाएगा, लघु हिमालय हो जाएगा। उसके बाद शिवालिक हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, शिवालिक आपका हो जाएगा। अब देख लीजिए आपका, सॉरी दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांस हिमालय, ये आपका ट्रांस हिमालय हुआ, ये आपका वृहद हिमालय हुआ, ये आपका लघु हिमालय हुआ, और ये आपका शिवालिक हुआ। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद हम अब ट्रांस हिमालय में क्या है, ट्रांस हिमालय क्या है, उत्तर भारत के सबसे ऊपर में अवस्थित पर्वत जो हैं, उत्तर भारत के नॉर्थ में जो भी सबसे ऊपर अवस्थित पर्वत हैं उसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ओके दोस्तों, ट्रांस हिमालय कहा जाता है, ट्रांस हिमालय कहा जाता है। इन्हें क्या, भूवैज्ञानिकों के अनुसार यह भूगर्भिक दृष्टिकोण से यूरेशियाई प्लेट से हैं, भूगर्भिक दृष्टिकोण से यूरेशियाई प्लेट्स का भाग है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार क्या है, ये भूगर्भिक दृष्टिकोण से, भूगर्भिक दृष्टिकोण यूरेशियाई प्लेट का भाग है। और बाकी आपका ये तो आता है इंडियन प्लेट में, मगर भूगर्भिक दृष्टिकोण से क्या है, ये यूरेशियाई प्लेट में आता है, क्योंकि इसका जब सबडक्शन हुआ था, अभिसरण हुआ था, तो भूगर्भिक रूप से ये आपका ट्रांस हाउस में आता है, यूरेशियाई प्लेट में आता है। उसके बाद इसके अंतर्गत कौन कौन से पर्वत आते हैं ये देखते हैं, कौन कौन से आते हैं। काराकोरम, जैसे काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, लद्दाख हो गया, और तीसरा जास्कर हो गया, जास्कर हो गया। ये तीन आते हैं। ओके दोस्तों, जास्कर, ये तीन आते हैं। कौन कौन से, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीन पर्वत इसके अंतर्गत आते हैं। ओके दोस्तों, ये आपका काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, फिर उसके बाद आपका जास्कर, ये तीनों आते हैं। अब इसके बारे में है, अब हम इनको तीनों की अवस्थिति को देख लेते हैं कि कहाँ पे इनकी अवस्थिति है। तो मैं ये फिगर में दिखा देता हूँ जूम करके आपको जी। अब देखिए यहाँ पे आपका ये क्या हुआ, उत्तर की ओर मैंने बताया, ये हो गया काराकोरम हो गया, ये काराकोरम श्रेणी हो गई, ये लद्दाख हो गया, ये क्या हुआ, लद्दाख हो गया, और ये जास्कर हो गया, ये जास्कर हो गया। यहीं लद्दाख का आगे निकला हुआ भाग तिब्बत वाले क्षेत्रों में क्या कहलाता है, कैलाश पर्वत कहलाता है। ओके दोस्तों, तो आपका काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये, और लद्दाख का आगे निकला हुआ भाग तिब्बत वाले क्षेत्रों में कैलाश कहलाता है। अब इसमें पूछ लेता है आपको, अब इसमें आपको पूछ लेता है उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछ लेता है। तो उत्तर में क्या पड़ेगा, सबसे पहले काराकोरम पड़ेगा, फिर ऊपर लद्दाख पड़ेगा, फिर उसके बाद जास्कर पड़ेगा। ये आपका किस में पड़ते हैं, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और ट्रांस हिमालय के जो पर्वत है किसके, भूगर्भिक दृष्टिकोण से यूरेशियाई प्लेट के अंतर्गत आते हैं, यूरेशियाई प्लेट के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये आपका क्या हुआ, ट्रांस हिमालय के बारे में हमने जान लिया। अब जानते हैं क्या, सेकंड नंबर पर वृहद हिमालय है। वृहद हिमालय के बारे में अब जानते हैं।
वृहद हिमालय, वृहद हिमालय के बारे में हम जानते हैं, इसे ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है, ग्रेट हिमालय या ग्रेटर हिमालय, हिमालय। इसी को हिमाद्री कहा जाता है, हिमाद्री, क्योंकि ये उसमें से बर्फ़ से हमेशा ढका रहता है। इसी को आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। अगर कभी भी ऑप्शन में इससे पूछे किसे कहा जाता है, ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री या आंतरिक हिमालय किसे कहा जाता है, वो सब वृहद हिमालय को कहा जाता है। ओके दोस्तों, अब इसकी हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी, सबसे क्या हिमालय के, ये क्या है, हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है, सबसे प्राचीन श्रेणी है। कैसी श्रेणी है? सबसे प्राचीन। ये हिमालय की सबसे प्राचीन, सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ है हिमालय में। उसके बाद आपका आता है मध्य हिमालय का समय आता है, फिर बाद इसको एक शॉर्ट का AMP ओलिगोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। तो जो वृहद हिमालय का निर्माण हुआ वो ओलिगोसीन में हुआ, फिर मायोसीन में मध्य हिमालय का निर्माण होता है, फिर प्लायोसीन में आपका शिवालिक का निर्माण होता है, शिवालिक का। ओके दोस्तों, ये एक हो गया शॉर्ट, मेरा ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, याद करने का तरीका एक छोटा सा होगा। AMP, AM होता है, AMPM होता है ना, उसी को AMP कर दो, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। ओके दोस्तों, तो ये आपने इसको छोटा सा ये देख लिया। तो क्या है ये आपका वृहद हिमालय, सबसे प्राचीन हिमालय है। इसका निर्माण कब हुआ? ओलिगोसीन में आता है। इसमें कौन कौन सी चोटियाँ आती हैं, इस पार्ट में कौन कौन सी चोटियाँ आती हैं इसके बारे में आप देख लीजिए। कौन कौन सी आती हैं? अन्नपूर्णा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा हो गया, धौलागिरी हो गया, धौलागिरी हो गया। उसके बाद आपका ये अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ये क्या आपका कहाँ पे आता है? नेपाल वाले पार्ट में आता है। ओके, अन्नपूर्णा और धौलागिरी ये आपका वृहद हिमालय के पार्ट हैं। उसके बाद आप लघु हिमालय की बात करेंगे, यहाँ पे हम आपको लोकेशन भी दिखा देते हैं थोड़ा सा। ये आपका अन्नपूर्णा और धौलागिरी वाला हो गया। इसके बाद अभी आपको हम इसको मैप में भी दिखा देते हैं। उससे पहले हम अब आप चलते हैं आपको यहाँ पे आपका मध्य हिमालय में जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं मध्य हिमालय के बारे में। ये आपका वृहद हिमालय के बाद सेकंड क्या आता है? मध्य हिमालय आता है। इसी को लघु हिमालय भी बोलते हैं। ओके दोस्तों, इसका क्या है? मध्य हिमालय और लघु हिमालय इसी को बोलते हैं। इसके बारे में हम जानते हैं कि इसकी ऊंचाई जो है ये 3700 मीटर है। कितना? 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर है, 4500 मीटर। और इसकी चौड़ाई जो है, इसकी चौड़ाई कितनी है? 60 से लेकर 80 किलोमीटर तक, 60 से लेकर 80 किलोमीटर तक। इसका जो पार्ट है, क्या कहा, इसकी पर्वत चोटियों को, इसके पर कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं? इनमें से पीर पंजाल हो गया, पीर पंजाल। जी आपको जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है, जम्मू कश्मीर में। फिर बाद ये हिमाचल में चले जाएंगे आप, हिमाचल में धौलाधर के नाम से जाना जाता है, यही धौलाधर के नाम से जाता। क्या जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पूछ लेता है किसका पार्ट है? तो मध्य हिमालय का पार्ट है। जम्मू कश्मीर पीर पंजाल नाम जाता है और हिमाचल प्रदेश में धौलाधर नाम से जाना जाता है। और दूसरा फिर आपका तीसरा है महाभारत। महाभारत, ये महाभारत कहाँ पे है? नेपाल में, नेपाल में। ये मध्य हिमालय का ही पार्ट है, इसे नेपाल में महाभारत कहा जाता है। इसका निर्माण मैं बता ही चुका हूँ आपका कब हुआ है? AMP, AMP। तो मध्य वाला है मायोसीन, मायोसीन युग में हुआ है इसका निर्माण। ओके दोस्तों, अब इसके आगे इसमें घाटियाँ कौन कौन सी आती हैं, इन घाटियों के बारे में हम जान लेते हैं कौन कौन सी। जैसे कश्मीर में है, कश्मीर में कौन सी है? कश्मीर घाटी हो गई, कश्मीर घाटी हो गई, ये इसी में आता है। ओके दोस्तों, और फिर उसके बाद आपका कांगड़ा और कुल्लू घाटी हो गए, हिमाचल प्रदेश में और नेपाल वाले भाग में ये हो गया कांगड़ा, कांगड़ा व कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी हो गया,
कुल्लू घाटी, ये आप देख लीजिए कुल्लू घाटी हो गया। अब हम इसको मैप के सहारे से देखते हैं। ये आपका मैप है, ये आपका मैप है। तो देखिए यहाँ पे हम इससे पहले बता चुके हैं आपको ट्रांस हिमालय का क्या क्या है। ये आपका काराकोरम हो गया, ये लद्दाख हो गया, ये जास्कर हो गया, लद्दाख का आगे निकला भाग कौन सा, कैलाश हो गया, ये ट्रांस हिमालय पार्ट हो गए। फिर वह वृहद हिमालय पार्ट, वृहद हिमालय का वृहद हिमालय क्या हो गया आपका, वृहद हिमालय का जैसे अन्नपूर्णा, ये चोटियाँ आती हैं उसमें, धौलाधार हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं उसमें वृहद हिमालय वाला पार्ट, ये जो हो गया। जास्कर वाला जो पार्ट, कुछ पार्ट आता है जास्कर का, जास्कर से लगता हुआ। और मध्य हिमालय का पार्ट क्या हुआ, पीर पंजाल हो गया। इसी को ये जम्मू कश्मीर में जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधार नाम से जाना जाता है, इसे महाभारत नेपाल में जाना जाता है। ये मध्य हिमालय पार्ट हो गया हिमाचल प्रदेश। और उसके बाद कौन सा पार्ट बचा हमारा, शिवालिक। अब इसमें क्रमबद्ध पूछ लेता है, उत्तर से दक्षिण को क्रमबद्ध रूप से सजाएं। तो उसमें सबसे पहले नॉर्थ में कौन सा होता है, काराकोरम हो जाएगा, फिर लद्दाख हो जाएगा, फिर आपका जास्कर हो जाएगा, फिर पीर पंजाल हो जाएगा, फिर शिवालिक हो जाएगा। अगर ये तो पहला हो गया, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधार, शिवालिक, ऐसे भी हो सकता है। ओके दोस्तों। और इसका पार्ट जो आगे की ओर निकला तिब्बत में, उसके कैलाश कहा जाता है। ठीक, तो ये हमने देख लिया मैप के सहारे इसके कि क्या इसका मैप के अनुसार क्या है। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब आपका जो है कौन सा है बचा हुआ, शिवालिक हिमालय, जिसे बाहा हिमालय कहा जाता है, बाहा हिमालय या शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, इसमें क्या क्या आता है, तो इसकी सबसे पहले ऊंचाई जानें कितनी है। ऊंचाई इसकी 900 से 1100 मीटर। ये बात को ध्यान दीजिएगा, ये सबसे नवीन निर्मित पर्वत चोटी है, सबसे नवीन। ये सबसे पहले किसका हुआ, वृहद हिमालय का निर्माण हुआ, उसके बाद मध्य हिमालय का निर्माण हुआ, उसके बाद आपका शिवालिक वाले पार्ट का। ये इसको से 900 से 1100 मीटर है। इसकी जो चौड़ाई जो है वो 10 से 50 किलोमीटर है। ओके दोस्तों। इसका जो निर्माण हुआ, मैंने AMP बताया ही था आपको, AMP, तो क्या हो जाएगा, प्लायोसीन युग में हुआ है। ओके दोस्तों। इसमें क्या होगा, शिवालिक सबसे क्या है, वृहद सबसे बाद में, सबसे अंतिम में, सबसे नवीन निर्मित पर्वत चोटी है, श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला है। इसमें क्या होता है, दून घाटियाँ आती हैं, जैसे लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच में लंबवत घाटियाँ कई हैं। इनके बारे में अब जानकारी लेंगे आगे चल के। चलिए, ये आपका हिमालय का पार्ट हो गया, यहाँ पे हिमालय का पार्ट। अब इसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे तो दोस्तों आगे ये हिमालय का पार्ट हो गया। हिमालय के पार्ट में बहुत सारी चीज़ें बाकी, जैसे दर्रे हो गए, क्या इसके दर्रे हो गए, इसकी झीलें हो गई, और उसके बाद दर्रों से निकला हुआ मार्ग, कनेक्टिविटी जो हो गई, वो क्या क्या हैं। फिर उसके बाद आपको इसके पर्यटन वगैरह हो गया, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे चल के। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपको अगर अच्छा लग रहा है, कोई भी फ़ायदा हो रहा है, तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, आपको बार बार नहीं बोला जाएगा इस चीज़ को। और केडी सफ़र में आपको ऐसे सेशन आगे भी आते रहेंगे। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद को समय की तलाश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियाँ पिघाल कर बना ले वस्त्र तू खुद की खोज में निकल, तो दोस्तों तुम भी अपनी खोज में निकलो और सिलेक्शन लो जल्दी से। चलिए हम चलते हैं इसी मोटिवेशन के साथ। जय राम, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, चलते हैं।